नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत एक महा मैराथन क्लास यानी हिंदी के। आज के इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जितने भी छात्रों को 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, आपको 100 में 100 नंबर की तैयारी आज के इस वीडियो में कराई जाएगी। क्योंकि आप सभी के एक कमेंट सबसे ज्यादा आ रहे थे, वो था भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करा दीजिए भैया। क्योंकि भाई आपको पता है कि काफी सारे मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया, कॉपी लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन भैया जो 10 नंबर का आपका शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसका अभी तक टेंशन खत्म नहीं हुआ है। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको ये 10 क्वेश्चन जो ना है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनका हम लोग टेंशन बिल्कुल क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा टेंशन आज गायब हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में सबसे पहली शुरुआत हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, और इसमें टोटल मैं आपको बता दूं तो 70 क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में, जो कि 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर लेते हैं तो 70 से बाहर आपका ये 10 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। फिर इसके अलावा आपको कुछ व्याकरण पोर्शन के क्वेश्चन होंगे इसी में, है ना। मतलब कि हिंदी का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अब ज्यादा यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वन शॉट के माध्यम से तैयारी होगी और एकदम आपके लिए ये सीरीज काफी बेहतरीन रहने वाली है, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल आंसर के साथ यहाँ पर सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में देखो कह रहा है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए, जो कि यहाँ पर आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 10, वो आपके कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हिंदी गद्य से एवं आपके जो पद्य हैं। ठीक है ना, तो हिंदी गद्य और पद्य दोनों से आपका मिला करके टोटल आपका 10 क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ से देखिएगा, और क्या करना है, आपको अपना जो स्कोर है वो करते जाना है। ठीक है, मतलब मैं जो तैयारी करा रहा हूं, इनमें आप जब भी ऐसे क्वेश्चनों को देखिए तो वहां पर आप लोग जो है टेस्ट के तरीके से इस क्वेश्चन को अटेंड किया करिए। मतलब जैसे मैं आपको 70 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा स्कोर करते जाना है, अपने से मन में सोचते जाना कि कितना क्वेश्चन मेरा सही गया, कितना गलत गया, है ना। फिर कमेंट करिएगा। जैसे मान लीजिए 70 में काफी सारे बच्चे 60 सही करेंगे, काफी सारे बच्चों का 65 सही होगा, किसी किसी का तो भैया 70 में 70 रहता है, तो कमेंट एक बार जरूर करना। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न में। कह रहा है कि साहित्यालोचन और हिंदी साहित्य निर्माता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, या अब इसी में एक आपका यहां से अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, या साहित्यालोचन के रचनाकार। देखो ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो विकल्प देखो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, जिसमें राइट आंसर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, क्योंकि हमने आंसर के साथ ये सारा कुछ आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर आपको चौथा जो विकल्प है श्याम सुंदर दास, ये क्या है आपके यहां पर राइट आंसर यानी कि सही विकल्प के तौर पर आप चुन लीजिएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से देखोगे दूसरा क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा, या इसी प्रश्न को इस तरीके से, यानी कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से घुमा फिरा करके जैसे भी पूछा जाता है उस हिसाब से क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जैसे इसी प्रश्न को पूछ लेगा आपसे यहाँ पर, और ये वाला काफी महत्वपूर्ण है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, 2009 में, 12 में, 13 में, 14 में, है ना। और इसके अलावा काफी सारे सन में और पूछा गया, जो कि मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा जो है टाइप नहीं करा है, तो आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसके विकल्पों को देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद हो गया, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, जिसमें आपका सही विकल्प क्या है, घ नंबर वाला। आप सभी को पता होगा बाबू श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो यहां पर आपको राइट आंसर पता चल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखिका हैं। तो भैया लेखक या लेखिका, देखो यहाँ पर लेखक भी हैं या लेखिका, दोनों तरीके से। महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, यशपाल और भगवती चरण वर्मा, जिसमें आपका चौथा विकल्प आपको सही विकल्प जो है चूज करना है, यानी आपका घ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखिए, रूपक रहस्य के लेखक कौन है बताइए, और यह किस विधा की रचना है ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो भाई रूपक रहस्य किसका है, बाबू श्याम सुंदर दास जी का है, और कौन सी विधा है, तो आलोचना विधा है। ठीक है, याद रखिएगा आलोचना विधा है, और क्या है, बाबू श्याम सुंदर दास जी का ये जो है विधा और कृति है। ठीक है ना, तो विधा में आप आलोचना और कृति में आपको रचनाकार में बाबू श्याम सुंदर दास जी। 5वां क्वेश्चन देखिए, श्याम सुंदर दास द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, तो नागरी प्रचारणी सभा का पत्रिका का। ठीक है ना, यहाँ पर
सभा नहीं, पत्रिका, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी पत्रिका? नागरिक प्रचारिणी सभा। इसके आपके संपादन किसने किया? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, तो 5वें का आपका घ नंबर। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन देखिएगा। नासिके तोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है? तो देखो आपने ज्यादातर रचनाएं पढ़ी होगी। अगर नासिके तोपाख्यान का बात आएगा तो वहां पर सदल मिश्र जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी कि रचनाकार कौन है इसके? नासिके तोपाख्यान के तो सदल मिश्र हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर और क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन बता क्या रहा है कि नासिको तोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त, मतलब कि समझ जाओ कि भाई श्याम सुंदर दास जी ने भी इसका जो है रचना करी है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न आपके सामने यहां पर है, श्याम सुंदर दास का जन्म काल कौन सा है? देखो यहां पर आपके सामने कुछ ईस्वी सन दिए गए हैं, तो जिसमें आपका पहला वाला सही है 1875 ईस्वी। ठीक है ना, ये क्या है? श्याम सुंदर दास जी का जन्म का समय है या जन्म काल बोल सकते हो। तो यहां पर आपको पहला विकल्प सही कर देना। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न यहां से 7 क्वेश्चन हुए, 8वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म काल बताइए। तो भैया 1880 लमही नामक ग्राम में। ठीक है ना, आपको याद होगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, आपने उनकी एक कहानी पढ़ी होगी पूस की रात। ठीक है, जो कि पिछले क्लासों में काफी बार पढ़ाया भी गया है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका 1880 जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यहां पर वात्स्यायन और अज्ञे नहीं लिखा, तो इनका पूरा नाम यही है, याद रखिएगा। इनका जन्म काल कौन सा है? तो देखो जन्म से रिलेटेड भी आपके ईस्वी सन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी, है ना। यानी अज्ञे जी का क्या है? ये जन्म काल है, जन्म का समय है अज्ञे जी का। ठीक है ना, कितना? 1911 में जो है इनका जन्म हुआ था। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई। अब इनके द्वारा मतलब आप समझ सकते हो, जो विकल्प में दिए गए हैं वो आपको बताना। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हो गए, श्याम सुंदर दास जी हो गए, डॉक्टर संपूर्णानंद हो गया, राय कृष्णदास, तो यहाँ पर आपका यही हो गया, यानी कि राय कृष्णदास जी के द्वारा कौन सा? भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? चौथा वाला, यानी घ नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इन्होंने हिंदी में गद्य विधा का प्रवर्तन किया। किन्होंने किया था? तो राय कृष्ण दास जी। यहां पर भी आपको चौथा विकल्प जो है सही लगा देना है, यानी कि राय कृष्ण दास जी ने क्या किया था? हिंदी में गद्य गीत विधा, कौन सा? गद्य गीत। ठीक है, याद रखिएगा, गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है अगर तैयार नहीं है, और मुझे कमेंट में भी बताना है कि भैया मैं 70 आपको यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, 70 में से आपके कितने सही हैं। और समझ सकते हो कि इसमें गद्य के भी क्वेश्चन है, पद्य के भी क्वेश्चन है, यानी कि मिश्रित कह सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गद्य के क्वेश्चन कराऊंगा, गद्यांश और पद्यांश यानी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों तरीके के क्वेश्चन इन सभी में 70 में सम्मिलित रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन, भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्ति कला इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं किनके? तो राय कृष्णदास जी। यहां पर भी आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर घ को। चलिए, तो राय कृष्णदास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग यहां पर एक बार कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता। तो भाई साधना नामक जो गद्य गीत है उनके संग्रह, यानी संग्रह का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से काफी सारे मतलब मिश्रित हो जाए, काफी सारी चीजें हो ना, वो हो जाता है संग्रह। ठीक है, तो यहां पर भी आपको लगा देना है राय कृष्णदास जी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर, राय कृष्णदास का लेखन युग कौन सा था? अब आपने इतना सारा इनके बारे में पढ़ लिया, भाई ये तो भी पता होना चाहिए ना कि इन्होंने किस युग में अपनी रचनाएं की हैं। तो देखो यहां पर जैसे भारतेंदु युग नहीं होगा, द्विवेदी युग नहीं होगा, छायावादोत्तर नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? छायावादी। ठीक है ना, यानी छायावाद में जब आपके जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं, ठीक है ना, ये भी छायावाद के हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी, ये सभी क्या? छायावादी हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरा विकल्प चूज करना है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन भैया?
जैनेंद्र कुमार। कौन है? जैनेंद्र कुमार, यानी ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, जैनेंद्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो भैया यहां पर हो जाएगा वातायन। कौन सी? वातायन। ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नाटक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पाप और प्रकाश, ये क्या है? नाटक विधा की रचना। यहाँ पर आपका यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो भाई यहाँ पर हो जाएगा पाप और प्रकाश। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह पूर्वोदय तथा प्रस्तुत प्रश्न, यही सही हो जाएगा। पूर्वोदय द्वारा रचित निबंध संग्रह क्यों जैनेंद्र द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न। 18 क्वेश्चन यहां से हो चुके हैं। अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन को, त्यागपत्र किस लेखक द्वारा और उपन्यास विधा की रचना है? तो भाई त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार जी का है, ठीक है ना। त्यागपत्र किसका है? जैनेंद्र कुमार जी का यहाँ पर हो जाएगा। लेखक की उपन्यास विधा है ना, कौन सी विधा पर है? तो उपन्यास है, आप याद रखिएगा। और किसका है तो पूछे जब, तो आप याद रखिएगा जैनेंद्र कुमार। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके पास है, साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। कौन सी विधा है? साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा पर आधारित कृति है? तो निबंध पर है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हुए। 21 नंबर है, आगे का वास्तविक यानी पूरा नाम? तो भैया आपको पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, ठीक है ना। ये इनका क्या है? पूरा नाम है, यानी वास्तविक नाम है। तो काफी सारे बच्चों को तो पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी पूछा जाता है, तो आप लोग देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करके जाइएगा, ठीक है। 22 नंबर पे आइए, विशाल भारत सैनिक प्रतीक वाक तथा दिनमान पत्रिकाओं का संपादन, यानी आपका सैनिक हो गया, प्रतीक हो गया, वाक हो गया, दिनमान हो गया, ये सारी पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन किया था। किसने किया था? तो यहाँ पर जैसे कि आप विकल्पों में देख सकते हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर ने, रामवृक्ष छवेनीपुरी ने, और यहाँ पर चौथा विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेन। तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 22 का आपका घ नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, यानी कि यहाँ पर है रामवृक्ष छवेनीपुरी, और फिर आपका घ नंबर क्या है? अगे जी, ठीक है। इसमें भी आपको लगा देना है ऑप्शन घ में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, ठीक है। चलिए अब यहां से 23 हो गए, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? और बात करें तो भाई ये भी आपका क्या हो जाएगा? आगे जी की। तो यहां पर आपका विधा है यात्रा साहित्य, ठीक है ना। कौन सा? यात्रा साहित्य है, ठीक है ना। अरे यायावर रहेगा याद, और ये आपका क्वेश्चन 2010 से कई बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यार वैसे ही बताने के लिए, बाकी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एकदम आपके लिए रामबाण क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि अब हम लोग यहां पर एग्जाम तक, क्योंकि पता है कि भाई आपका देखो फरवरी जल्द ही लग गया है, ठीक है ना। फरवरी आपका आने में अब देर नहीं है, और 24 फरवरी पे आपका भाई पेपर भी है, ठीक है ना, 24 फरवरी से। तो यार अब आप लोग सोचने में मत देखो, टाइम वेस्ट करो, सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस आपको तैयारी पर जुट जाना है, ठीक है ना। जितना हो सकेगा मैं इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, इसी चैनल पर पूरी तैयारी होगी, बस आपको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी, है ना। तो इतना आप लोग कर देना, बाकी आपको मैं लगातार जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास 25 नंबर है, अगे जी द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है? तो यहां पर लिखी कागज कोरे, ये सही है आपका। इसके बाद 26 है, इन्होंने भाषा संबंधी विविध प्रयोग किए और शैली के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। तो भाई सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेन, ये शॉर्ट में इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो भाई आपको देखो किसी लेखक या किसी कवि से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि भाई पूछ सके, यानी आपको ना आए। तो मैं आपको वो मतलब किसी के ऊपर हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो उसका पूरा कंप्लीट ही समझ लेंगे। जो बोर्ड में रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो जैसे यहाँ पर अभी अगे जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन इनके पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए सम्मानित किया गया यानी मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये आपकी अगे जी की एक कृति है, आपको पता ही होगा। और इस पर आपको मतलब अगे जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
याद रखिएगा, खा नंबर का आंसर यहां पर हो जाएगा इसका। 28 नंबर, सन्नाटा के रचनाकार भाई कौन है? तो यहां पर हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अगेजी। ठीक है, हरिऔध का पूरा नाम क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, पहला ही चैप्टर है आपके क्लास 12th हिंदी में जो आपने पढ़ा होगा, पवन दूतिका। ठीक है ना, पवन दूतिका। इससे भैया आपके जो पद्यांश है ना बनेंगे, मैंने कई बार बताया है कि इसको कर लीजिएगा, पूरा का पूरा पाठ आपको पढ़ लेना है। जो राधा जी पवन को दूतिका बना करके भेजती हैं, पवन दूतिका है ना ये चैप्टर। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है इनका पूरा नाम, हरिऔध जी का। तो यहां पर आपको तीसरा विकल्प चूज कर लेना है। ठीक है, आपको पता ही होगा। कामायनी रचना की विधा महाकाव्य है, और किसका है अगर पूछ ले कभी तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है ना, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर घ सही है। चलिए इसके बाद 31 नंबर, भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर का यहां पर सही है। आपको बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। 32 नंबर, डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग, तो भाई द्विवेदी युग। कौन सा है? द्विवेदी युग, यानी ख नंबर आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग का ख्याति प्राप्त तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति। कौन है? चंद्रकांता संतति, द्विवेदी युग का ख्याति प्राप्त मतलब प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है भैया? तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आपके पास है भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है, तो भाई 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो देखो ईस्वी सन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पर बेहतर तरीके से, और बाकी वैसे क्वेश्चनों को तो मैं आपको कराऊंगा ही, है ना। तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करना है, इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर तैयारी जब कराता रहता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए ये सन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भारतेंदु युग के समय पूछा गया, तो यहाँ पर 1868 से 1900 ईस्वी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपके आधे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 70 के आपका आधा 35, यानी 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है, तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा 1900 से 1922, यानी पहले भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी, फिर क्या है द्विवेदी युग की कब से कब तक, तो 1900 से आपका 1922 तक। तो यानी आपका का नंबर इसमें क्या है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद यहाँ पर तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, है ना। तितली, इरावती, है ना, जो कि अपूर्ण है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी कुल मिलाकर के नाटककार के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। अब कुछ विशेषताएं हैं जो कि वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ये आपके कहाँ में प्रसिद्ध हैं? नाटककार के रूप में। ठीक है ना। प्रेमचंद जी भैया कहाँ में प्रसिद्ध हैं? उपन्यासकार के रूप में। ठीक है ना, उपन्यासकार के रूप में। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आप जो है थोड़ा बहुत कुछ कवियों की विशेषताओं के बारे में भी ध्यान दे लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। 37 है देखो शुक्ल युग, यानी जिसे छायावाद युग भी बोला जाता है ना। इसकी कालावधि 1919 से 1938 तक। ठीक है ना, ये आपका छायावाद की जो है युग की समयावधि है। 38 नंबर शुक्लोत्तर युग जिसे बोलते हैं छायावादोत्तर युग, है ना। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो इनकी कालावधि की बात कर ले तो भाई 1938 से, यानी जब देखो छायावाद युग के बाद आपका छायावादोत्तर आता है, यानी शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग आपका 1919 से 1938, और जब ये समाप्त हुआ तो फिर 1938 से 1947 तक आपका छायावादोत्तर, और फिर 1947 से अब तक आपका ये आधुनिक हो जाएगा, है ना, आधुनिक काल का। तो चलिए इसके बाद द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक द्वय हैं, तो गुलाब राय और जयशंकर प्रसाद, है ना। यानी इन्होंने द्विवेदी युग में भी काम किया है और छायावाद युग में भी काम किया है, दोनों युगों में लेखन कार्य इन्होंने करा है। तो कौन कौन से हैं? गुलाब राय जी और जयशंकर प्रसाद जी। यानी आपके यहाँ से 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, 39 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 में, ध्यान से समझिएगा 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग दोनों युगों में अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य में विशेष योगदान करने वाले लेखक हैं। तो भैया यहाँ पर हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, आ नंबर सही है। बाकी अगे जी और जयशंकर प्रसाद जी, नगेन जी ये नहीं होंगे, यहाँ पर आपको पहला वाला चूज करना है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, किस युग की रचनाएं मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं? तो भाई छायावादोत्तर युग। ठीक है,
कौन सा युग? छायावदोत्तर युग। इसे बोलते हैं क्या है? शुक्लोत्तर युग ही बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया शुक्लोत्तर युग, है ना। और इसका समय क्या था? तो आपके सामने है 1938 से 1947 तक। तो देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट कर सकते, तो यार थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 42 नंबर, गद्य की विधा जो नहीं है, तो भाई गद्य काव्य, ठीक है ना। गद्य की विधा जो नहीं है वह गद्य काव्य। 43 नंबर है, हिंदी की गद्य और पद्य विधाओं में समान रूप से लिखने वाले विद्वान, तो भाई जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि इन्होंने गद्य में भी और पद्य में भी, बात कर ले भाई, गद्य में आपके इनके बहुत सारे नाटक हैं, ठीक है ना, बहुत सारे नाटक की रचना इन्होंने करी है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, है ना। इस तरीके के इनके बहुत सारे नाटक है जो कि इन्होंने गद्य में रचना करी, और पद्य में भी आपका बहुत ही बड़ा एक महान खंड का आप कह सकते हो, जो कि कामायनी, जस्ट हमने आपको बताया, जिसमें श्रद्धा मनु आप सब पढ़ते होंगे, है ना, अभी क्लास 12th में भी आपका है। तो ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग के लेखक कौन नहीं है? तो भगवती चरण वर्मा यहाँ पर आपके राइट आंसर है, यानी कि आपको यहाँ पर लगाना है ख नंबर विकल्प को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। 46 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किस युग के रचना है? तो भाई यहाँ पर आपके छायावादी युग, है ना, सॉरी छायावदोत्तर युग, और किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 47 नंबर, हमीर हट किस रचना किस प्रकार की रचना है? तो ये इतिहास है, यानी इसकी विधा आपकी इतिहास है। 48 है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था? तो भाई यहाँ पर आपको खड़ी बोली गद्य, अब ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग, खड़ी बोली आप सभी जानते होंगे, जो हम हिंदी को बोलते हैं, और इसके विकास का जो प्रारंभिक युग था वो था भारतेंदु युग, यानी पहला युग, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? वैसे रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर जो है ललित निबंधकार हैं। अब यहाँ पर कुबेर नाथ राय है, तो आप अपना इसमें कमेंट बताना कि भैया 49 नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा। आई थिंक यहाँ पर जो है ये टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, इसका का नंबर नहीं होगा, आपको रामचंद्र शुक्ल जी पर टिक कर देना है, ठीक है ना। मतलब टाइप करने में जैसे हम बनाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, जैसे कि आंसर मुझे इसको करना था और गलती से इसमें लग गया, है ना, बोल्ड हो गया, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट एक बार जरूर करना, क्या ये आपका राइट आंसर होगा या नहीं, ठीक है। आप अपनी राय बताना। 49 का ख नंबर। चलिए इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन, यानी कि गलत कथन चूज करना। तो अब हमें सारे विकल्पों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला विकल्प कह रहा है गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, ये आपका सही होगा, तो भाई अब यह नहीं है। इसी प्रकार से गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है गद्य में लय यति एवं गति आदि महत्व होता है। भाई आप सभी जानते हो ना गद्य और पद्य में फर्क क्या होता है। गद्य में जैसे कि आप कोई पवन दूतिका को ले लो, है ना, या आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, मान लो कई अनुताप से कोई हम लोग एक पैराग्राफ उठाते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, है धन्य वह एक लाल की माई ने जीव जननी ने भरत जनत सा भाई, भरत सा भाई, है ना। तो इनमें आप लास्ट के शब्दों को उठाओगे तो देखो कहीं पर आपका आ रहा था है धन्य वह एक लाल की माई, माई शब्द है, फिर आप देखोगे तो अगली लाइन में भाई शब्द है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, माई हो गया, तो इसमें भी ई आया, भाई आप लिखोगे तो इसमें भी ई आया। अब पढ़ने में ये क्या है भाई, इनकी लय एक प्रकार से बन रही है, और लय में आप बात करोगे तो यति और गति यहाँ पर लास्ट में आपके जो ये है ना, ये मिल रहे हैं, तो लय का ही आपका इसमें महत्व होता है, जिसको हम बोलते हैं गद्य। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर दोगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो द्विवेदी युग यहाँ पर सही है। 52 नंबर है छायावदोत्तर युग के लेखक नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। 53 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता, तो भाई बैजनाथ सिंह, यानी आपका का नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो भैया यहाँ पर आपको लगा देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में, यानी गा नंबर का विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बड़ों के प्रेरणादायक पत्र संकलन
किसने प्रकाशित किया था? तो वियोगी हरि, ठीक है ना। ग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपका, इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद हिंदी और आपके लिए एक बेहतर ऑफर मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग हैं क्लास 12th में और 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम आपको देना है, तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, अगर ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं और अगर बायोलॉजी नहीं तो मैथ, तो आपको बायोलॉजी और मैथ वाले छात्रों के लिए इन सभी विषयों का इस प्रकार का कंप्लीट नोट्स आपको आंसर के साथ अगर चाहिए तो, यानी आपको लगता है कि भैया नोट्स हमने नहीं बनाया, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो 99 रुपए में सारे विषय के पीडीएफ नोट्स मैं आपको दे दूंगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें, सारा कुछ आंसर के साथ। तो आप हैंड रिटेन नोट्स को ले सकते हो 99 रुपए में सारे विषय के पीडीएफ व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नंबर है 9511470534, जिस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके सारे विषय को ले सकते हो बिल्कुल एकदम 99 रुपए में, यानी 99 रुपए के प्राइस पर सारे विषय जो कि ऑफर के साथ दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, सारे विषय। तो आपके लिए ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर चाहिए पीडीएफ तो 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो भैया उपन्यास विधा है, ठीक है ना। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक, तो भाई राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, ये आपको याद रखना है इनका नाम। अगला है दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद, तो किसने किया था? राय कृष्ण दास जी ने किया था। ख नंबर का सही है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना नासिकी तोपाख्यान, भाई आपको शुरू में ही मैंने बताया कि क्वेश्चन आपके अदल बदल के इधर का उधर क्वेश्चन करके पूछ लेता है, क्वेश्चन वही रहेंगे, लगेगा भाई इसको हमने पढ़ा नहीं क्या, तो भाई वही है, बस थोड़ा सा डाइवर्ट करने का तरीका होता है माइंड को, है ना। तो पेपर बनाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा ही रहता है यूपी बोर्ड में। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो अंधा युग, है ना, ये आपका सही है। 62 नंबर भारत भारती की रचना की विधा, ये आपका धर्मवीर भारती जी का काव्य है, और अगर कवि पूछे तो धर्मवीर भारती याद रखेगा, ठीक है ना। धर्मवीर भारती, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, मैथिली शरण गुप्त को है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको याद रखना भारत भारती, ये आपका हो जाएगा काव्य में, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की है, सॉरी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। चलिए 63 नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घ नंबर, प्रताप नारायण मिश्र यानी हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, तो ये वाला क्या है, सही कथन हो जाएगा। सॉरी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का असत्य कथन पूछा है ना, हमसे मिस्टेक हो रही है। असत्य कथन मतलब जो कथन गलत हो, तो भाई प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक, ये कथन गलत है तो यही सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि असत्य आपको चूज करना है। 64 नंबर एक खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो कोरा बादल की कथा, है ना, ये हो जाएगा जटमल जी का। इसके बाद यहाँ पर त्यागपत्र, ये क्या है, जनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है, यानी ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 66 नंबर अतिचार रचना के संपादक, तो भाई मुनि जिन विजय, यानी कि आपका ख नंबर सही है। 67 नंबर श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार भाई गोस्वामी विठल नाथ। इसके बाद चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, कई सारे लोगों ने इनका जो है प्रकाशन अलग अलग समय में किया था। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया, चंद्रकांता संतति रचना है द्विवेदी युग की, कौन सी द्विवेदी युग की? तो यहाँ से 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, आपको मैंने बता दिया। अब आपको कमेंट करना है कि भैया 70 में से आपने कितने सही किए, किसी बच्चे का 50। और हाँ, एक चीज याद रखेगा, अगर आपका 70 मैंने जो बताए हैं 50 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो भाई आप लोग आओगे अच्छे डिवीजन में, याद रखेगा, आपका तैयारी बेटर है। और अगर आपको लगता है कि भैया 70 में बहुत ही नीचे स्कोर है, तो भाई समझ लो कि थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आप टेंशन मत लेना कि यार कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, बिल्कुल होगा, मैं आपको 1 महीने से कम के टाइम में भी सारा कुछ कवर करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए 70 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है भैया, आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ और कमेंट में भी बहुत ज्यादा आते हैं, वो ये है कि भैया खंड काव्य हम कौन सा तैयार करें, क्योंकि पता है कि भैया 5 नंबर का ये आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, 5 नंबर का खंड काव्य। अब क्वेश्चन हमेशा कहता है कि अपने जिले के अनुसार
अब काफी सारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि भाई हमारे जिले में कौन सा आ रहा है। तो भैया मैं आपको बता दूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब आज के इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर पूरा कुछ लेकर के विवरण आ चुका है कि आपको कौन सा तैयार करना है। बाकी लिखना कैसे उस पर तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट यही आते कि पता नहीं भैया। तो चलिए जान लीजिए। देखो जो पहला खंड काव्य है आपका, अपने अपने जिले का नाम इसमें से देखिएगा, क्या आपके जिले का नाम इसमें आ रहा है। यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हैं, कमेंट कर देना कि भाई आप कहां से हैं, एक बार कमेंट में, ठीक है ना। और देख लीजिएगा कि भाई आपके में से कौन सा है। जैसे पहला एक खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ, ठीक है, मुक्ति यज्ञ। इसके लेखक कौन है, तो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब ये प्रकाशन कहां पर, वो सब छोड़ देते हैं। अनुदित जिले यानी कि कहां कहां पर आता है, तो याद रखिएगा आपका कानपुर, ये आपका मुक्ति यज्ञ, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद यानी जिसे अयोध्या बोलते हैं, ठीक है ना आप, एटा और ललितपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर मुक्ति यज्ञ आपके लिए आएगा। आप अगर इन जिलों में से हैं तो आपको मुक्ति यज्ञ तैयार करना है। दूसरा आपके पास है सत्य की जीत, जो कि इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, है ना, लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहां कहां पर आएगा, तो याद रखिएगा अगर आपका इनमें से डिस्ट्रिक्ट है तो याद रखिएगा आपको सत्य की जीत तैयार करना, जैसे कि लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। तो इन जिले के बच्चों को तैयार करना है सत्य की जीत। और कमेंट एक बार करना आप लोग कि भैया आप कौन से जिले से हो, ठीक है ना। चलिए अगला तीसरा है रश्मि रथी, और इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है ना। और ये कहां कहां पर आएगा, तो देखिए आप जिले को मिलाइए अपने, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फर नगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इन जिले के बच्चों को तैयार करना है रश्मि रथी को, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर चौथा है आलोक व्रत, और लेखक इसके हैं गुलाब खंडेलवाल, ठीक है ना। इसमें आपको तैयार करना है प्रयागराज वाले बच्चों को, ठीक है ना, आलोक व्रत को। अलीगढ़ को, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, है ना, इस प्रकार के जो ये बच्चे हैं आपको तैयार करना है आलोक व्रत। तो इसके बाद पांचवा है त्यागपति, इसमें तैयार करना है आपको यहाँ पर कौन कौन से, तो भाई आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, है ना, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, ये बच्चे जो है तैयार करेंगे कौन सा, इसको त्यागपति को। लास्ट आपका यहाँ पर है श्रवण कुमार, तो इसमें तैयार कर लीजिएगा मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, है ना, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, और एक जिला नहीं आया जो कि अपना जिला है जहाँ से मैं हूँ, है ना, चित्रकूट। तो ये आपका होता है यहाँ पर श्रवण कुमार। और चित्रकूट से अगर आप हैं तो कमेंट करिएगा एक बार भाई, हम मतलब आप लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई आप कहाँ से हो, तो मैं चित्रकूट से हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप भी चित्रकूट से हैं तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब यहां से आपका खंड खा स्टार्ट है। देखिएगा इसमें जैसे कि आपका हिंदी में गद्य और पद्य श्लोक वगैरह पूछे जाते हैं, इनका आप संदर्भ वगैरह कैसे करोगे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाले मैं लेकर के आया हूं। जैसे यहां पर आपका ये क्वेश्चन जो होता है गद्य और पद्य संस्कृत का, वो 7-7 नंबर का आपका रहता है, 7 नंबर का श्लोक और 7 नंबर का गद्यांश, यानी टोटल आपका 14 नंबर का, जिसमें आपका महत्वपूर्ण दिया गया। जैसे पहला है कि श्लोक भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाणी भारती तस्या ही मधुरम मुख्यम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। संदर्भ लिखने के लिए पूछता है, संदर्भ आप कैसे लिखोगे, इस प्रकार से दिया गया, देखो सेम आपको यही तरीका अप्लाई करना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका मिलेगा आपको पूरा 2 नंबर, ठीक है ना। कितना 2 नंबर, क्योंकि 7 नंबर का पूछता है, 7 में 2 नंबर संदर्भ का रहता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का, जो कि इस तरीके से अनुवाद किया गया है। जैसे इसका अनुवाद है, सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य साहित्य मधुर है तथा उसमें काव्य से भी अधिक मधुर और उसके सुभाषित सुंदर वचन सूक्तियां हैं। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करने पर आपको 7 नंबर यहां पर मिलेंगे। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट श्लोक एक दिया गया है, देख सकते हो, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। आप सभी को अच्छे से पता होगा। संदर्भ आपको इसी की तरह लिखना जो कि ये दिया गया है। अनुवाद बदलेगा, अनुवाद में मतलब यहाँ पर विद्यार्थी के जीवन के बारे में बताया गया। जैसे कहता है सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को कभी विद्या नहीं आती, या विद्या चाहने वाले को सुख नहीं हो सकता। भाई मेहनत करोगे तो भाई सुख कहाँ से मिलेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया। इसके बाद लाइनें कह रही है कि भाई सुखार्थी वा त्यजेत विद्या और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो विद्यार्थी यानी कि विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह, यानी कि जो
इच्छा है ना वो त्याग देना चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद है। इसके बाद अगला एक श्लोक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, और इन श्लोकों को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, इतना करने पर आपको श्लोक से बिल्कुल टेंशन जो है खत्म हो जाएगी। दिया है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित, इतना ही आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर अनुवाद बदल जाएगा, अनुवाद आपका इसका रहेगा देखो इस तरीके से, जल बिंदु निपातन मतलब होता है जल की एक एक बूंद से, एक एक बूंद बूंद यानी कि जल से, यहाँ पर जल का लेना, गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, और यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का हेतु है ना। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। यानी आप इन तीनों को धीरे धीरे ही बढ़ा सकते हो। एक दिन में कभी विद्वान नहीं बन जाओगे, और एक दिन में कभी धनवान नहीं बन जाओगे, है ना, यही चीजें हैं। और एक दिन में धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। धीरे धीरे भाई आप अच्छे काम करते जाओगे तो आपके सामने ये सारी चीजें आती रहेंगी। चलिए, इसके बाद आपका चौथा श्लोक यहाँ पर दिया है, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन चा मूर्ख नाम निद्रा कलहेन वा। यहाँ पर संदर्भ पूर्वत यानी पहले की तरह संदर्भ आपको जो बता चुका वही रहेगा। अनुवाद रहेगा इसका देखो, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा में आनंद में व्यतीत होता है, और तथा मूर्खों का समय जो है वह बुरी आदतों में सोने में एवं झंझट झगड़ा करने में व्यतीत होता है। इसके बाद एक श्लोक और आपको तैयार करना है जो कि है ना चरहार्य ना राजहार्य ना चा राजहार्य ना भ्रात भंजम ना चा भारकारी वै कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधान धनम। ये संदर्भ आपका वही रहेगा पहले की तरह, क्योंकि उसी पाठ से है। इसका अनुवाद रहेगा यानी कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। यहाँ पर कह रहा है ना, विद्या धनम सर्व धनम प्रधान धनम, है ना, यानी कि सर्वधन यानी सबसे प्रधान धन है। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, इसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा इसको छीन सकता है, ना भाई को आप दे सकते हो, ना इसको किसी को बंटवारा कर सकता है, ना, क्योंकि ये व्यय करने से और बढ़ता जाता है। यही इसमें बताएगा, पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसे ना चोर चुरा सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही यह कभी बोझ बनता है। भारकारी का मतलब यहाँ पर बोझ, है ना। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या का धन घटने वाला नहीं है, यह धन खर्च करने से और बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे कि और भी धन होता है, पैसा रुपया है, आप उसको खर्च करोगे तो वो घटेगा, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो कि घटता नहीं है कभी। ठीक है ना, ये चीजें हो जाएगी। लोकोक्ति मुहावरे वाले इस के लिए आपको ग्रामर का एक जो व्याकरण पोर्शन है ना, व्याकरण का एक क्वेश्चन हम वीडियो जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, है ना। एक वीडियो आपका रहेगा जहां पर वन शॉट के माध्यम से सारी व्याकरण को हम कर देंगे। अपठित गद्यांश 5 नंबर का आएगा। ये आपका 11 नंबर में आपके शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये सारे क्वेश्चनों को आप मिला करके यहाँ पर कह सकते हो कि 2 नंबर के सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग 10 से 15 नंबर यहाँ पर रहेगा ग्रामर का, जो कि एक वीडियो में हम कर देंगे कवर पूरा का पूरा। और अगर आप ये नोट्स लोगे तो ये व्याकरण तो वहीं पर कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने एक ऐसा कह सकते हो कि रामबाण नोट्स बनाया है हिंदी का, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल। ठीक है ना, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल नोट्स रहेगा वो। ठीक है ना, स्पेशल नोट्स है जहां पर ये हिंदी का पूरा पोर्शन, और हिंदी नहीं सारे विषय आपको 99 रुपए में जो दे रहा हूं ना, 99 रुपए आपका वो कभी मतलब बेकार नहीं जाएगा। इतना आप पूरे लाइफ में याद रखोगे कि भैया कोई हमको कुछ नोट्स दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, अगर पहले से आपकी कोई सुविधा है तो वहां से तैयारी करो। अगर दिक्कत है, आपने पूरे साल तैयारी नहीं किया, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं भैया हमारी मजबूरी थी, हम यहाँ थे वहां थे, तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि आप कुछ मत करो, ये नोट्स को लेकर के सिर्फ इतना पढ़ लेना, आराम से आपका जो पास होने का सपना तो वो तो भाई हो ही जाएगा। नंबर अच्छे आएंगे अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे मन लगा के। ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। 99 रुपीज प्राइस है इसका। इसके बाद भैया रस छंद अलंकार वाला ये टॉपिक 6 नंबर का आता है। जैसे रस में आप यहाँ पर छंद में बात कर लें, दोहा छंद मैंने बताया कई बार तैयार कर लेना, उदाहरण के साथ पूछता है। तो देखो दोहा क्या होता है, अर्थसामात्रिक छंद है, इसका परिभाषा इस तरीके से लिखोगे। ये सोटा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे, केतक सिंचो नीर। ये आपका इसका लघु गुरु लगा के मात्राएं लगाई गई हैं।
इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सोरठा की बात कर ले हम लोग। यहाँ पर यह अर्धसमात्रिक छंद है, ये दोहा छंद के विपरीत होता है ना। छंद सोरठा क्या होता है, दोहे के विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर बताया था सोरठा छंद के विपरीत होता है दोहा, तो यहाँ पर आपका सोरठा के विपरीत दोहा हो जाएगा। परिभाषा से इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, कहे जो पावे कौन विद्या धन उदम बिना, ज्यों पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले, ये हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं जो कि अगर अच्छे लगे तो तैयार आप कर सकते हो। इसके बाद आपका रोला, भाई आपको मैं ये 6 नंबर बिल्कुल क्लियर करा देना चाहता हूं क्योंकि इन पे बिल्कुल एकदम क्लियर नंबर मिलते हैं। रोला में बात कर लेते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है ना। क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसमें आपके 4 चरण होते हैं और अगर बात करें तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और इसमें 11 और 13 पर यति होता है, मतलब विराम। जैसे यहाँ पर एक दिया है नीलांबर परिधान हर, ये एक रुक गया ना, तो 11 और 13 पर यति विराम है। हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। आप देखिएगा इसमें भी 24 मात्राएं, इसमें भी 24, इसमें भी 24, ऐसे सभी में 24 यानी 96 मात्राएं टोटल रहेंगी। इसके बाद आपका ये हो गया छंद। अब अलंकार की बात कर लेते हैं। देखिएगा अलंकार में आपको पहला अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करना है, अनुप्रास अलंकार। यहां पर इसका अर्थ होता है अनु प्लस प्रास, मतलब अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि बार बार आए वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूरभूप, ये आपका हो जाएगा विश्व बंदर एव धृत उदर जोवत सोवत शुभ, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद एक तैयार करना है यमक अलंकार, जिसका परिभाषा यहां पर दिया गया। यमक का अर्थ होता है 2 या एक ही शब्द जो 2 से ज्यादा बार आए और उन सभी के अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं, वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जगवा पाए बौराय। ऐसे यहाँ पर सोना, कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा, ये सारी चीजें आप जानते हो। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, मतलब वा पाए बौराए जग, मतलब एक सोना अगर मिल जाएगा तो जग यानी कि लोग जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं, और दूसरा वा पाए बौराए जग, और अगर आप धतूरा को भी लोग खा लेते तो भी पागल हो जाते हैं। दोनों पागल होने में फर्क है। सोना पा करके लोग पागल होते हैं वो अलग चीज है, धतूरा खा करके लोग पागल होंगे वो एक अलग चीज है, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर देखो, जहां पर उपमेय के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां क्या होता है अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मनु मानो इस प्रकार के जो जनु जानव आदि वाचक शब्द आते हैं वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्षा। जैसे सखी सोबत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोबत मनु पिए दावा नल की ज्वाल, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं एक आवेदन पत्र जो कि 6 नंबर का आता है। तो यहां पर देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई अपने नगर में प्रदूषण की उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2 ही तैयार करने हैं, 2 मैं आपको सजेस्ट करूंगा। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण की प्राप्ति के लिए या कोई व्यवसाय करने से रिलेटेड आप यहां पर कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि बैंक से लोन यानी ऋण लेने के लिए जरूर पूछता है। तो ये तो भाई VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको कर ही लेना है। लिखने का तरीका क्या होता है सारा कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके सामने है, कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति यानी ऋण प्राप्ति वाला है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है निबंध लेखन। 9 नंबर का बोर्ड के पेपर में आपके ये पूछा जाता है टॉपिक। तो इसमें आपके कुछ 4 से 5 टॉपिक है जो कि बिल्कुल एकदम जेन्युइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टॉपिक है देख सकते हो यहाँ पर। बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, बढ़ती जनसंख्या एवं नियंत्रण। ये 5 टॉपिक अगर कर लोगे तो निबंध इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इतना आपको तैयार हो जाता है तो भाई हिंदी में जो बच्चे बोलते हैं कि भैया पास होना है,
पास होने से ज़्यादा नंबर यानी 50 से आप 60 नंबर ले आओगे आराम से। बाकी और बेटर नंबर चाहिए तो आप बने रहेगा इसी चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर मैं कराऊंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही है ना, काफ़ी हो गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना, बाकी मैं तो आपके लिए हर एक प्रकार से टॉपिक लाता रहूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।